नाज़रीन, यमन की जानिब से आज एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया गया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं और यमन अपनी जो उसने पहले दिन प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक जो है वो आज भी कायम है और हमले इसराइल के ऊपर जारी रखे हुए। दूसरी तरफ थाउजेंड्स की तादाद के अंदर इसराइली जो है वो तेजी के साथ यूरोप की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, वहां पर सेटल्ड हो रहे हैं, क्लोज्ड कम्युनिटीज बना रहे हैं। और इससे मैं आपको बता दूं, यूरोप हिला हुआ है। यूरोप जो एक चीज नहीं चाहता था, जिसके लिए उसने इसराइल को, जो इसराइल ने मांगा दिया और जो इसराइल ने यहां पर बर्बरियत की उसको होने दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यूरोप ने ये चाहता था कि ये कभी वापस इधर आए। तो वो चीज जो है वो होनी शुरू हो गई है और यूरोप इस वक्त पूरी तरह से हिला हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सुप्रीम लीडर ने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस जो है वो दी है जब से सीज फायर हुआ है। उनकी स्पीच हुई थी, लेकिन पहली बार वो एक अवामी इज्तिमा के अंदर आए हैं और वहां पर जो उन्होंने खुलकर जो वो बातें की है। और इसी दरमियान जो लेबनीज रेजिस्टेंस है उसका मामला बड़ा डिसाइडिंग मोड के ऊपर है, जिसमें लेबनीज गवर्नमेंट में कुछ स्टेक होल्डर्स जो है वो अमेरिका और इजराइल के प्रेशर पर लेबनीज रेजिस्टेंस को कह रहे हैं कि वो हथियार डाले। और आज फिर हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल की स्पीच हुई है और उन्होंने कहा कि भूल जाएं जो ये ऐसा सोचते हैं और हम किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे और फलस्तीन के साथ हम हर हद तक जब खड़े हैं। तो वो मामला भी बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट तक जब पहुंच रहा है। इसी दरमियान अमेरिका के अंदर भूचाल आ चुका है। हमने आपके सामने ये रखा था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर जारी है, जो बड़ी डिसाइडिंग होगी। देखिए, जब भी कोई एम्पायर होता है तो उस एम्पायर में जब अंदरूनी लड़ाई का आगाज हो जाता है, जब अंदरूनी तौर पर वो कमजोर हो जाता है, तो वही वो पॉइंट होता है कि जिससे पूरा ऑर्डर बदल जाता है। ठीक है ना? यानी माजी में जो सल्तनतें रही हैं, जब अंदर से इख्तलाफात, अंदर से खलीज शुरू हुई है, तो फिर उनकी पकड़ अपने इलाकों पर कमजोर होना शुरू हो गई। अब अमेरिका तो उस तरह की कोई सल्तनत नहीं है, लेकिन अमेरिका मॉडर्न हिस्ट्री का वो एम्पायर है जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं किया। किसी को पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल नहीं हुई सिवाय अमेरिका के। अमेरिका इज द फर्स्ट एम्पायर जिसको पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत जो है वो हासिल हुई है। तो अमेरिका के अंदर जब खलीज शुरू हो गई है, जब बड़ी लड़ाई का आगाज हो गया है, तो उसका असर मिडिल ईस्ट पर भी होगा, अफ्रीका पर भी होगा, साउथ एशिया पर भी होगा, दुनिया के तमाम रीजन्स पर होगा, दुनिया के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स पर होगा। एक एक चीज के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जो पकड़ है वो कमजोर होने जा रही है। और अमेरिका की तो पॉलिसी बड़ी, यानी एक इत्तेफाक के साथ और पूरे ब्रेन्स बैठे हुए हैं और इस तरह से चलती है। लेकिन अब अंदर ऐसी लड़ाई का आगाज हो गया है कि उनकी पकड़ और आने वाले दिनों में कमजोर होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि इलोन मस्क ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और यह अमेरिकी तारीख का एक बड़ा वाकया है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट की हिस्ट्री का हो सकता है। इलोन मस्क ने फॉर्मली अपनी पार्टी का आगाज कर दिया और ये ट्रंप के खिलाफ वो मैदान में उतरे हैं। तो अब वो लड़ाई जो किसी एक पॉलिसी पर हो सकती थी कि खामोशी हो गई, 6 महीनों के बाद फिर कोई ट्वीट कर दिया, अब वो सिलसिला नहीं है। अब तो ये फॉर्मल लड़ाई का आगाज हो गया ना। अब तो पार्टी लॉन्च हो गई है और आई भी ट्रंप के खिलाफ है। और ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसके हवाले से खास तौर पर उसको बुनियाद बनाकर जब वो इलोन मस्क की जान से ये पार्टी लॉन्च की गई है, तो एक फॉर्मल जंग का आगाज हो चुका है, जहां पर ताकतवर तरीन, अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क वो ट्रंप के खिलाफ जब टकरा गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो ताकत है वो ट्विटर है। और ट्रंप की जो सारी कैंपेन होती रही है वो ट्विटर के ऊपर होती रही है। बाकी जो मीडिया है उसके साथ उसकी लड़ाई थी, जो सारी कैंपेन ट्विटर पर होती रही है। तो ये इलोन मस्क के पास इस दुनिया का सबसे बड़ा टूल है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पब्लिक ओपिनियन को। तो ट्रंप के जो फॉरेन एडवेंचर्स हैं वो एक तो उस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके, बल्कि वो मिसकैलकुलेटेड गए हैं। और अब अंदरूनी तौर पर भी, यानी कि अब इलोन मस्क आ गए और उसकी एक एक जो हरकत है उसके ऊपर नजर होगी और आप कह लें कि वो हर वक्त निशाने के ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग मामला जब शुरू हो गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगले जो 72 घंटे हैं वो गजा के सीज फायर के हवाले से बड़े डिसाइडिंग होने वाले हैं। वो इस तरह से कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के लिए फ्लाई कर गया है और सबकी नजरें वहां पर हैं कि वहां से क्या फाइनल डिसीजन जब वो आता है। लेकिन अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, नेतन्याहू ने फ्लाई करने से पहले कैबिनेट का इजलास बुलाया और उसमें उसने वो जो शैतानी, वही रिवायती बयानियां और मंसूबा कि हम गजा में जंग नहीं रोकेंगे, यानी नेतन्याहू ने कैबिनेट का इजलास बुलाया है और उसमें कहा है कि हम गजा की जंग नहीं रोकेंगे और हमास को जो है वो खत्म करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वही जो रिवायती शैतानी बयानियां है वही उसने दोबारा से दोहरा दिया है। नेतन्याहू टेल्स बेन गवर समुद्रेच ही विल नॉट एंड वॉर विदाउट डीमिलिटराइजिंग गाजा। ठीक है, और फिर उसने कहा है हमास ने ये जो शरात रख दी है ये हमें अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, हमास ने कोई शरात नहीं रखी है, उन्होंने जो प्रपोजल में उनको गया है उन्होंने उसको एग्री किया है और हमेशा से उनकी डिमांड ये रही है कि परमानेंट सीज फायर होगा तो हम उसको एग्री करेंगे। उन्होंने 2-3 चीजें उसी प्रपोजल में, उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग उन्होंने कहा है कि ये होनी चाहिए। और उनकी जो चेंजिंग जो उन्होंने प्रपोज की है उसको पूरे रीजन ने एंडोर्स किया है, उसको रशिया और चाइना ने एंडोर्स किया है, उसको पूरी दुनिया के अवाम एंडोर्स कर रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो बात क्या है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीएचएफ है, जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है और जिसमें मुसाद के लोग हैं, जिसमें अमेरिकन फॉर्मर जो ये इंटेलिजेंस और आगे पीछे और उनके कंट्रैक्टर्स हैं वो अंदर घुसे हुए हैं और ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम के ऊपर वहां पर जो कुछ कर रहे हैं, रोजाना दर्जनों फलस्तीनियों को वो गोलियां मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जीएचएफ निकलेगी और यूनाइटेड नेशन
और बाकी दुनिया की जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, दुनिया की, यानी सिर्फ यूनाइटेड नेशन नहीं, दुनिया की जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी गजा में जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, वो इमदाद लेकर जाएंगी। ये जीएचएफ नहीं होगी, जिसको खुद यूरोपियन मीडिया ये कह चुका है कि ये सारा मंसूबा किस तरह से है। यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया तीनों इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये जानबूझकर फलस्तीनियों को वहां पर मार रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों का मीडिया इस बात को कंफर्म कर चुका है, रिपोर्ट सबूतों के साथ जारी कर चुका है। तो अब इसमें कोई गलत डिमांड तो नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि विड्रॉल कैसे होना है, यानी हम इधर से इतने कैदी जब छोड़ेंगे तो यहां से इजरायली फौज विड्रॉ करे। उन्होंने मैप दिया कि इन पॉइंट से विड्रॉ करें। तो इसमें अगर आप नोट करें तो जब आपने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है तो उसमें विड्रॉल तो है ना, तो फिर जब परमानेंट सोल्यूशन करना है, अमन करना है, तो फिर ऐसी शराइतों पर एतराज क्यों? ऐसी शराइतों पर तो सिर्फ उस वक्त एतराज किया जा सकता है जब धोखा देकर दोबारा जंग शुरू करने का मंसूबा हो, तभी ऐसी अजीबोगरीब सी दरमियान में जो वो बात की जाएगी कि हम जीएचएफ को नहीं खत्म करेंगे, जिसके बारे में ये साबित हो चुका है कि वो जानबूझकर फलस्तीनी को वहां पर मारी। और फिर हमास ने कहा कि जो है ना, ये 60 दिन का सीज़फायर कहा जा रहा है, इसको आप मुकम्मल कर दें कि जब तक निगोशिएशंस कामयाब नहीं होंगे तब तक हमला नहीं होगा, इसकी हमें गारंटी दे दें। तो जब आप ये कहते हैं कि मैंने करवाना है, जब ट्रंप ये क्लेम करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यानी मिडिल ईस्ट इस जो हमास की शरारत है उसको एग्री कर रहा है। रशिया, चाइना से भी मुशावरत हुई है और यूरोपियन से भी इसकी एंडोर्समेंट जो है वो आ रही है। तो यहां पर ये जो अब नेतन्याहू ने कहा ना कि मैं नहीं जंग रोकूंगा, तो उसके बाद ये मसला जो काफी खराब हुआ है और जीएचएफ के 2 लोगों के ऊपर हमला हुआ है और वो अमेरिकन है, कॉन्ट्रैक्टर जो अंदर गए हुए थे और जो गोलियां चला रहे थे फलस्तीनियों के ऊपर, उनके ऊपर अटैक हुआ है। 2 जो है वो जख्मी हो गए। उसके ऊपर अमेरिका ने कंडेम किया कि देखो ये हमास कितनी टेररिस्ट है, फलानी है, और ये देखो एड छीनती है, फलानी करती है, और इजराइल भी उसी बयानिए को। तो इस तरह ये मामला जो है वो बड़ा खराब भी हो सकता है। और बुनियादी बात यह है कि पहले दिन से जो सारा मामला खड़ा हुआ था वो इस बात के ऊपर खड़ा हुआ था कि क्या अमेरिका प्रेशराइज करेगा या नहीं करेगा, नेतन्याहू और समोत्रेज और बेन गवर क्या ये जंग रोकेंगे? तो इन्होंने नहीं रोकनी। असल बात यह है कि वो ट्रंप या अमेरिका वो प्रेशराइज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बुनियादी बात है। तो ये हमने देखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को ये करना होगा। अगर अमेरिका अब 21 महीनों की इस मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल जेनोसाइड के बावजूद अगर वो इजराइल को इसकी ग्रीन लाइट दिए रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिकी एम्पायर की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली है। और इजराइल कभी इस जहरियत से फातेह होकर नहीं निकलेगा। जो भी उनके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं और फेक आइडियोलॉजी है, इससे वो सुरखरू होकर नहीं निकलेंगे और वो ऑलरेडी दुनिया में जलीलो खार हो रहे हैं। और ये डूबती कश्ती है, जो इस डूबती कश्ती में सवार होगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये अमेरिकी एम्पायर की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। मैं और उसके नंबर ऑफ रीजंस है। एक तो ये बात समझ लें कि सऊदी अरेबिया ने जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को मॉस्को भेजा है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, और मॉस्को में खड़े होकर उन्होंने फलस्तीनी रियासत की बात की है, ठीक है, मॉस्को में खड़े होकर, और कहा है कि अब हम फलस्तीनी कॉज में रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया ने मैसेज दिया है अमेरिका को कि हम उधर भी बात कर रहे हैं, यानी अगर तुम मसला हल नहीं करवाओगे तो फिर हम बाकियों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर गया है, ठीक है ना। ये टाइमिंग मैटर करती है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने जो डॉलर में ऑयल करने वाला एग्रीमेंट है उसको अभी रिन्यू नहीं किया है। वो कुछ महीनों से एक्सपायर हो चुका है, वो रिन्यू नहीं हुआ है। तो वो रिन्यू सऊदी अरेबिया क्यों नहीं कर रहा? ब्रिक्स कह रही है कि हम नई करेंसी लेकर आ रहे हैं। चाइना इंटरेस्टेड नहीं है डॉलर के अंदर ऑयल खरीदने में, और बहुत सारे मालिक डॉलर में ऑयल खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सऊदी अरेबिया भी मल्टी करेंसी के ऊपर इस वक्त गौर कर रहा है। उसने वो वाला मुआहिदा जो पिछली सेंचुरी का है उसको रिन्यू नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल है सऊदी अरेबिया की जानिब से। और मैं आपको बता दूं कि अगर फलस्तीन का मसला हल नहीं हुआ तो ये जो मर्जी यहां पर मुआहदे हो जाएं, जो मर्जी यहां पर कमिटमेंट्स और बातें हो जाएं, वो सब हवा के अंदर तहलील हो जाएंगी, क्योंकि वो सब खाम और ख्याली बातें हैं, उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। चाइना के वजीर खारजा ने कल फ्रांस में पेरिस में खड़े होकर फलस्तीनी रियासत की बात की है। फिर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने पेरिस में और रोम के अंदर खड़े होकर फलस्तीनी रियासत की बात की है। इसके बगैर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कोई इसराइल की इस डूबती कश्ती और इस जारियत के पीछे खड़ा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेगा। अच्छा, अब आप देखते जाइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ये इस जंग में से कभी फातेह करने निकलेंगे, और मैं आपको बता दूं ये कोलैप्स होकर निकलेगा। इजराइल अपने कोलैप्स को दावत दे रहा है। अच्छा, अब एक तो यमन ने आज फिर मिसाइल अटैक कर दिया है और हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर फायर किए हैं। यमन आर्म्ड फोर्सेस टारगेट इजराइल मेन एयरपोर्ट विद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो कह रहे हैं कि हम जंग नहीं रोकेंगे, यमन ने अटैक कर दिया है और यमन की जानिब से क्लियर सिग्नल है कि उनके हमले जारी रहेंगे। तो साइलेंस बजते रहेंगे, इजरायली माइग्रेट होते रहेंगे और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुतासर रहेंगी, ठीक है ना। और दरमियान में अगर कहीं ईरान की जंग छिड़ गई 10-12 दिनों की और, तो फिर इनके साथ क्या होगा? तो यमन मौजूद है। अच्छा, हमास अपनी जगह पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स उनके पास है और वे एक लंबे अरसे के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी दरमियान यूरोप की क्या सूरत हाल है? यूरोप के लिए मैं आपको बता दूं कि नागुज़ीर हो चुका है। यूरोप के लिए यह सीज फायर करवाना वो नागुज़ीर हो चुका है। और आज जो नई रिपोर्ट सामने आई है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, आज नई रिपोर्ट ये सामने आई है कि 10,000 इजरायली यूनान को माइग्रेट कर गए हैं और यूनान में जाकर वो
उसी तरह से क्लोज्ड कम्युनिटीज बना रहे हैं। एक तो साइप्रस में है ना, थाउजेंड्स ऑफ इजरायली वहां पर सेटल्ड हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज है वो खरीद रहे हैं और पूरे साइप्रस में खप पड़ी हुई है। और साइप्रस की ऑपोजिशन कह रही है कि अगर आज हमने इजरायलियों को ना रोका तो साइप्रस में भी हमारा इन्फ्लुएंस और सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी। साइप्रस भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और यूनान भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। जब यूरोपीय यूनियन के किसी एक मुल्क में कोई एक वाकया होता है तो वो सबको मुतासिर करता है। अगर वो ग्रीस में आ रहे हैं, यूनान में आ रहे हैं, साइप्रस में आ रहे हैं, तो वो यूरोप के किसी मुल्क में मजीद आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि फॉर द सेंचुरीज, हम डेकेड्स की भी बात नहीं कर रहे, सदियों तक यूरोप में जो इनकी हालत रही है, कभी तारीख उसको उठाकर पढ़ लें, यूरोपियंस इनको पसंद नहीं करते हैं और उसमें रिलीजियस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। पोप इजराइल की मुखालफत करता है फ्रॉम द डे वन। और ये जो सारे यूरोपियंस हैं, मतलब मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं, वो तो कैथोलिक है ना, यानी वो पोप को मानते हैं और पोप इजराइल के पहले दिन से मुखालफत करता है। और सेंचुरीज तक इनकी यूरोप के अंदर क्या होता रहा इनके साथ। तो ये जो इजराइल कायम हुआ है और फिर इजराइल की ये जो सपोर्ट रही है, उसकी दो वजूहात है। एक जियो स्ट्रेटेजिक वजूहात है और दूसरी वजह यह है कि वो जो सदियों तक वो चाहते थे कि इनका कोई बंदोबस्त किया जाए, तो उनको एक मौका मिल गया कि ठीक है, इनको उधर भेजो। इसकी सिर्फ दो ही वजूहात है, इससे तीसरी को बड़ी वजह है नहीं। तो अब वो जियो स्ट्रेटेजिक तो उल्टा पड़ गया है, अब तो अरबों से भी बात करनी है, वहां से इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, अब तो दुनिया बदल रही है। तो वो जियो स्ट्रेटेजिक जो एक एसेट था वो लायबिलिटी बन गया है। और दूसरी जो चीज जिसके लिए उन्होंने इनको इधर भेजा था वो तो रिवर्स हो रही है। वो जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर मैं आपको बता दूं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और खासकर आज यूरोप में जब फार राइट इमर्ज कर रहा है, वो फार राइट तो इनके और खिलाफ है, वहां पर फार राइट ही तो एग्जिस्ट करता था। तो फार राइट और इमर्ज करेगा अगर ये रिवर्स माइग्रेट करेंगे। और फिर इजराइल की जो मिडिल ईस्ट में जंगें हैं, उससे बाकी जो है वो भी तो माइग्रेट करेंगे, रेफ्यूजीज बनेंगे टुवर्ड्स यूरोप। तो यूरोप में आपको बता दूं किस सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जरा एक रिपोर्ट देखिए, नियरली 10,000 इजराइलीज फ्लड टू ग्रीस। ये ह्यूज नंबर है, इजराइलियों का 10,000 की तादाद में यूनान में सेटल डाउन हो जाना, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और अ पोर्शन ऑफ दोज हु लेफ्ट परचेज प्रॉपर्टी इन ग्रीस, अब ये वहां पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कंसंट्रेटेड कम्युनिटीज इन मेजर सिटीज एंड आइलैंड्स। यूरोपियंस को जो सबसे ज्यादा इनका एक कंसर्न होता है कि ये क्लोज कम्युनिटीज बनाते हैं, अपने स्कूल्स, अपने हॉस्पिटल्स, अपने सारे इदारे, उनमें कोई जा नहीं सकता, अपनी मतलब क्लोज कम्युनिटीज होती हैं। ये नहीं कि किसी एक मोहल्ले में एक घर ले लिया, किसी ने दूसरे में ले लिया, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर जाकर आबाद होते हैं। द स्टडी इंडिकेट दैट द मोस्ट इजरायली इन ग्रीस आर सेटलिंग इन द मेजर सिटीज ऑफ एथेंस एंड थेसलोनिकी विद फ्यूअर रेजिडेंट्स इन अतीका रीजन। मेजर सिटीज के अंदर, उसके बाद कुछ जो है वो अतीका रीजन में, कुछ जो है वो स्मॉलर नंबर में साइक्लेड जो आइलैंड्स हैं वहां पर जाना सेटल डाउन हो रहे हैं। फियर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक अपील। क्या तो यूरोप ने ये जो कहा है ना कि हम सैंक्शंस लगाएंगे और बड़ी यानी बहुत सख्त इकदाम, तारीख का सबसे सख्त इकदाम उन्होंने उठाने की बात की है। आर्म्स ट्रांसफर, साइंटिफिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक और ये ट्रेड सारा सस्पेंशन, वो किस वजह से बात की है? देखें, वो कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते जो है वो हतमी फैसला देंगे। अगले हफ्ते यूरोप से हतमी फैसला आएगा इन तमाम बातों के ऊपर। तो वो अगले हफ्ते के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इस वीक में सीज फायर का फैसला हो जाएगा, ठीक है, इस हफ्ते में सीज फायर का फैसला हो जाएगा कि वो होना या नहीं होना। तो यूरोप भी एक तरह से काइंड ऑफ प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि एक सिग्नल दिया जाए कि फिर हम ये करने जा रहे हैं, उससे पहले सीज फायर हो जाएगा तो फिर हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने है। अब ये मसला सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है और उससे बढ़कर अब यूरोप का मसला है। अगर यहां पर जंग जारी रहेगी जो कि अल्टीमेटली एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी, ईरान जंग छिड़ जाएगी, तो ये हजारों की तादाद में मजीद यूरोप की तरफ जाएंगे। तो ये अब यूरोप की अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, अपनी इकोनॉमी का मसला है, अपनी सोसाइटी की वो डिवीजन जो है वो उसका मसला है। तो इसलिए यूरोप के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अब उनके अपने मफाद की बात है कि वो जंगें रुकाए। हाँ, अगर कोई इस रियलिटी से आंखें चुराएगा और जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो इजरायली लॉबी के जरिए असर हैं, अगर वो उसी तरह से रहती हैं और अपनी आंखें बंद रखती हैं, तो वो रियलिटीज है, वो रियलिटीज मतलब वो डूबती कश्ती में सवार होना चाहते हैं तो खुशी से हो जाए। लेकिन क्या इजराइल ऐसा होगा कि वो यहां पर कोई ग्रेटर इजराइल बनकर निकलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यहां पर एक लंबी जंग के लिए यमन भी तैयार है, हमास भी, हिजबुल्लाह भी और पता नहीं कौन कौन यहां पर तैयार है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जिस रास्ते के ऊपर ये हैं, इन्होंने 21 महीनों में अपनी बहुत सारी ताकत गंवा दी है और आगे भी ये गंवाने जा रहे हैं। और इजराइल के अंदर जो डिवीजन बढ़ रही है ये अल्टीमेटली इनके कोलैप्स की तरफ लेकर जाएगी। इधर हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह ने जनाब अली, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक वीक में तीसरी स्पीच आज कर डाली है। कितना अनयूजुअल है, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल आज उन्होंने वीक में तीसरी स्पीच जो है वो कर डाली है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। अच्छा, वो बार बार ये स्पीच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका भी फैसला होना है, जैसे गजा के सीज़फायर का फैसला होना है तो उसका भी फैसला होना है। वहां पर मिसाल के तौर पर लेबनीज गवर्नमेंट अब भी इस बात को नहीं समझती और इसी तरह से पुश करती है हिजबुल्लाह को, तो वो मामला वहां पर तसादुम की तरफ जा रहा है। आज उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में बातें की हैं। देखिए, फ्लेम ऑफ रेजिस्टेंस विल रिमेन इग्नाइटेड, फ्लेम इग्नाइटेड रहेंगे, शोले जलते रहेंगे। ऑक्यूपेशन इज टेम्परेरी एंड लिबरेशन इज अल्टीमेट। ये कब्जा बहुत आर्जी है,
और जो आजादी है वो आखिरकार होकर रहेगी। हिजबुल्लाह चीफ सेज नो नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। बिल्कुल आज बहुत ज्यादा खुलकर उन्होंने बातें की हैं। एक प्रोजेक्ट ये भी है ना कि सीरिया और लेबनान जब नॉर्मलाइजेशन कर लें, और वो प्रोजेक्ट जो है ना वो बस खाम ख्याली है। कुछ लोग बैठे होते हैं ना अजीबो गरीब अपने जहनों में सोचते रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। अब अलशरा जो है वो उसने अब कहा कि गुलान हाइट्स मुझे चाहिए, क्यों कहा है? उसकी वजह यह है कि वो चल नहीं सकता मामला। आप कहेंगे इस माहौल में आप जाकर नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है, लोग उसको मानेंगे नहीं। तो हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये सोचना भी बात कही है नॉर्मलाइजेशन लेबनान और इजराइल की होगी। और सीज फायर एग्रीमेंट का मकसद ये था कि इजराइल अपना एग्रेशन रोके, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ टाइम वो वायलेशंस कर चुका है और हमने खामोशी इख्तियार किए रखी, और उल्टा हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम हथियार डालें और इस जालिम के सामने। तो ये भूल जाओ, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ लेजिटिमाइजिंग द ऑक्यूपेशन in the region and we reject normalization which is an act of humiliation and disgrace। उन्होंने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करके ये जो ऑक्यूपेशन है उसको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन करना ये डिस्ग्रेस है और ये ह्यूमिलिएशन है। और उन्होंने कहा कि हम इस पर हैरान हैं, ये जो डिमांड्स हमारे सामने रखी जा रही है कि हम अपने रॉकेट्स, अपने हथियार जो कि फाउंडेशन है हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी की, हमारे अपने दिफा के लिए वो है, और उसको हम हवाले कर दें। ये कैसी मुज़ेका खेज डिमांड जो हमारे सामने रखी जा रही है। एंड वी आर डिटरमाइंड टू लिव इन अ सोवरन फ्री एंड डिग्निफाइड कंट्री। तो इससे उन्होंने मैसेज ये दिया है कि ये जो लेबनीज गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, अगर वो बार बार हमें यही बात करेंगे तो फिर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो भी फिर लेबनान के लोग नहीं हैं, वो फिर बाहर से प्लांट किए हुए हैं, फिर हम उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे। फ्री, सोवरन और डिग्निफाइड लेबनान, इसकी जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। इससे अदरवाइज अगर कोई बात करेगा तो फिर वो जरा ध्यान कर लें। ये आज लेबनीज गवर्नमेंट को उनका बड़ा जो क्लियर मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस माहौल में, अच्छा साथ उन्होंने ये भी बात की है, उन्होंने कहा कि इजराइल अपना ये बमबारी रोके, सीजफायर हो जाए, मामला तय हो जाए, उसके बाद हम लेबनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन शुरू कर देंगे। उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे, हमारा आपसी मामला है, अगर हमारी बात तय हो जाती है तो शायद हम आगे चलकर किसी बात के ऊपर भी एग्री हो सकते हैं। लेकिन इस माहौल में और इजराइल और अमेरिका के प्रेशर में तो ये सिर्फ मामले को खराब करने की कोशिश है। तो लेबनीज गवर्नमेंट को उनका मैसेज है, तो हिजबुल्लाह अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, अब सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने पहली पब्लिक अपीयरेंस जो है वो दी है और बहुत जबरदस्त तरीके से जब उनका इस्तकबाल किया गया है। और ईरान के पास वो ताकत है कि वो 1 महीने के अंदर इस कॉलोनी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भाई खत्म करता क्यों नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। देखिए, आपको भी एक नैरेटिव चाहिए होता है, आपको एक लेजिटिमेसी चाहिए होती है, और अगर आप इस हद तक जाएंगे तो उनके पास भी तो न्यूक्लियर है ना, तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह से नहीं होता। अगर ईरान ने ये जंग जीती है तो अपनी विजडम के साथ जीती है, अग्रेसर बनकर नहीं जीती है, ठीक है। तो अगर ये गजा का मामला चलता है तो ईरान जंग होगी, और ईरान जंग होगी तो 12 दिनों में इजराइल के साथ क्या हुआ है और अगले 12 दिनों में मजीद इजराइल के साथ क्या होगा। स्टीव बैनन ने कहा कि इजराइल को बचाने के लिए सीज़फायर जो जरूरी था। अच्छा, 2 हेडलाइंस आप जरा एक साथ देखिए। जर्मन पुलिस वायलेंटली अरेस्ट प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स इन बर्लिन। अच्छा जी, जर्मनी खड़ा है इजराइल के साथ, और खबर क्या है कि उन्होंने वायलेंटली प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। ठीक हो गया, बड़ी जबरदस्त बात है जनाब, जर्मनी ये कर रहा है, अपने लोग निकले हुए उनको इस तरह से गिरफ्तार कर रहा। अब जरा इसको अगली हेडलाइन के साथ जरा जोड़कर देखिए। जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई अपनी आंखें बंद करना चाहता है या इजरायली लॉबी के इन्फ्लुएंस में रहना चाहता है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। अगली खबर देखिए, इजरायली सेटलर्स अटैक जर्मन जर्नलिस्ट इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। जर्मनी इजराइल के लिए वहां पर अपने ही लोगों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, और इजराइल जो है वो जर्मनी के जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। तो यूरोप में अगर उनके कुछ मुल्क अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते तो ये उनकी मर्जी है। अगर वो इस डूबती कश्ती के ऊपर सवार होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। बहरहाल उनको सोच लेना चाहिए कि रियलिटीज क्या है। अब नाज़रीन, बात यह है कि अगर अमेरिका सीज़फायर नहीं करवाता तो बहुत बड़ी लड़ाई अंदर छिड़ चुकी है और वो बढ़ेगी। और इलोन मस्क ने फॉर्मली अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है 4 जुलाई को। एक तो पहले जब फटा हुआ था उस वक्त इलोन मस्क ने धमकी दी थी कि मैं पार्टी बनाऊंगा। फिर 4 जुलाई को जो कि उनका नेशनल डे है, उस दिन इलोन मस्क ने ट्वीट किया और सर्वे किया ट्विटर के ऊपर कि क्या मुझे पार्टी लॉन्च करनी चाहिए, तो उसमें मेजॉरिटी ने कहा करनी चाहिए। और आज बाकायदा तौर पर इलोन मस्क ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। ये अमेरिकी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाकया है। यानी पार्टीज तो वहां पर छोटी मोटी एग्जिस्ट करती हैं, मतलब आम लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम पार्टी दो, लेकिन वो ऐसी कोई पार्टी तो नहीं है जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का जो एक ऑर्डर है उसको शिफ्ट कर सके। और ये बहुत हिस्टोरिक वाकया है। अगर आप रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री को देखते हैं और ये जो इलेक्टोरल सिस्टम वहां पर बनाया गया है, जिस शख्स ने ये बनाया था इलेक्टोरल सिस्टम, उसने पता क्या लिखा था? उसने लिखा था कि अपने एक यानी कि बिलियनर को उसने खत लिखा और उसने कहा कि इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो। मैंने ये सिस्टम इस तरह से बनाया है कि ये रिच के कंट्रोल में रहेगा। यानी अब देखें वो सिस्टम क्या है। वो सिस्टम इस तरह से है कि कोई भी कैंडिडेट है, आप उसकी डोनेशन करेंगे, आप उसको फंड करेंगे, ओपनली फंड करेंगे, और फिर वो जो कैंडिडेट है वो कभी भी आपकी जो भी डिमांड है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर वो खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो आप उसके मुखालिफ कैंडिडेट को फंड कर देंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है ना वो इस तरह से खड़ा हुआ है, और उसमें फिर 2 ही पार्टीज है। तो इलोन मस्क ने कहा कि ये तो 1 पार्टी है, ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जब वो एक ही पार्टी है, तो मैं असल में सही वाली पार्टी में लेकर आ रहा हूं। तो मतलब यह है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन तो ऑलरेडी तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई उनके दरमियान छिड़ चुकी है। अब उसमें इलोन मस्क कह रहा है कि ये तो एक जैसे हैं,
ठीक है, उनकी लड़ाई तो जेन्युइन है, लेकिन इलोन मस्क उन दोनों के खिलाफ उतर गया है। तो ये लड़ाई यानी कि मल्टी डायमेंशन वहां पर हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की चाहे जितनी मर्जी एम्पायर हो, उसकी जितनी मर्जी ताकतवर फौज हो, वो ऐसे ही कोलैप्स करती है अंदर से जब लड़ाई छिड़ जाती है। उसको दुनिया की कोई एम्पायर नहीं जीत सकी है और ना ही अमेरिका इसको जीत सकेगा। और इस वाकये के बाद यानी अब इलोन मस्क के मुकम्मल निशाने के ऊपर होगा ट्रंप। उसका एक एक फैसला ये इलोन मस्क के निशाने के ऊपर होगा, क्योंकि उसकी पार्टी लॉन्च हो गई है। ट्रंप अगर गजा में ये जारी रखेगा, और ये बात नोट कर लें, वो जंगों को रुकवाने का दावा लेकर आया हुआ है, तो इलोन मस्क सबसे ज्यादा किस बात को टारगेट करेगा? इसी बात को कि ये तो है ही झूठा, ये तो जंगों को रोकने का नारा लेकर आया था और ये देखो झूठ बोल रहा है और इसने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो क्या होगा? ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है और रेप्यूट है वो तेजी के साथ गिरने जा रही है। तो उसके ऊपर ये शदीद दबाव होगा अपने वोटर्स के हवाले से कि जब इलोन मस्क इस चीज को इग्नाइट करेगा, बार बार इसके ऊपर बात करेगा कि ये तो जंगों को रुकवाने का नारा, इसने कहा तो 24 घंटों में यूक्रेन की जंग रुकवा दी, ये तो है ही झूठा, ठीक है ना। तो गजब पे शायद अगर वो कोई ट्वीट कर दे तो ट्रंप जो है वो इस माहौल में सिर्फ उसी सूरत में लड़ सकता है जो हमने शुरू में बात की थी, जब ये ओथ के टाइम ही हमने ये बात कर दी थी कि अगर वो क्रेडिबल रहा, अगर उसके साथ पब्लिक सपोर्ट रही, अगर उसने अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना बनाया, और अगर गजा में वो जाएगा तो कंट्रोवर्शियल होगा, उसकी कोई रिप्यूट नहीं बचेगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी, और वो बाइडन की तरह इररेलेवेंट और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और जो उसका बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है वो भी सिर्फ 4 वोटों से पास हुआ है। मुखालफत में 214 वोट आए हैं और हिमायत में 218 वोट। तो इतनी ऑलरेडी रिजेंटमेंट है इस बिल के ऊपर। Musk announced forming of American party in further break from Trump. Elon Musk launches the American party as feud with Trump escalates. Musk launches US political party to fight one party system. Financial Times. उसने कहा ये वन पार्टी है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। रियलिटी सामने है। अगर अमेरिका और यूरोप इसको रुकवाने के लिए नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दूं मिडिल ईस्ट तैयार है, मिडिल ईस्ट कभी इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और ऊपर जो चंद गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं वो खली बली हो जाएंगी, वो बस तहलील हो जाएंगी, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि इजराइल और अमेरिका यहां पर ये जबर जारी रखें और जो है वो उसके मंसूबे चलते रहें। ये नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। और वॉरफेयर सिस्टम भी बदल रहा है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें इजाजत, अल्लाह हाफिज।